नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज हम खास मुलाकात में आपको एक ऐसे बहुचर्चित विधायक से मिलाने जा रहे हैं और एक ऐसी पहली महिला विधायक से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा की है। अमरकंटक से इन्होंने शुरुआत की और भोरम देव तक पहुंची। ये कांवड़ यात्रा पैदल इन्होंने तय की है 151 किलोमीटर की, और अपने विधानसभा में तो ये परिचित ही हैं, एम्बुलेंस दीदी के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी इनको मिल गया है। तो स्वागत कीजिए आपका। हमारे साथ स्टूडियो में भावना बोरा जी हैं, पटरिया से विधायक है। बहुत स्वागत है भावना जी आपका। भावना जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरे मन में यही है कि आप देश की पहली महिला विधायक बन गई हैं जो कांवड़ यात्रा लेकर गई, लोगों के साथ आप गई और इस दौरान आपने 151 किलोमीटर पैदल तय किया जी। तो इस बीच आपका क्या अनुभव रहा? एक विधायक स्वयं जा रहा है कांवड़ यात्रा लेकर और इतना दूर वो भी महिला विधायक आप पहुंची, तो क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, कांवड़ यात्रा तो पहले भी कई महिलाओं ने कांवड़ लेकर की गई हुई हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम भी जाते हैं काफ़ी लोग, लेकिन हाँ, अमरकंटक से ये पहली ऐसी कांवड़ यात्रा थी जिसमें मेरे साथ और 70 महिलाएं शामिल थी। और अमरकंटक से भोरम देव तक का जो कांवड़ लेकर के जो हमारी यात्रा हुई, बहुत अद्भुत थी। और मैं राहुल जी बताना चाहूँगी कि जिस दिन हमने संकल्प लिया कि हम क्योंकि महिलाएं कभी उस क्षेत्र में उस रास्ते से जाती नहीं थी, क्योंकि हमें करीब 3 से 4 ऐसे पहाड़ हैं जिनको चढ़ना, उसी पहाड़ को वापस से उतरना, कई नदियां पार करनी पड़ती थी, कई बार बाढ़ की स्थिति बनती तो रात में बाहर साइड में रुकना आपको पड़ता था, कहीं रास्ते में कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, कई जंगल हमने क्रॉस किए। तो उसके पहले किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया था, लेकिन चूंकि हम साथ थे सभी महिलाएं, तो बहुत हिम्मत के साथ और प्रभु के आशीर्वाद के साथ 7 दिन की हमारी यात्रा कैसे निकल गई पता नहीं चला। कहीं ना कहीं सनातन और हिंदू धर्म की जो हम बात करते हैं, मैंने शुरू से एक आस्था देखी कांवड़ियों में कि जो कंधे पे कांवड़ और लोटे में जो माता नर्मदा का जल लेकर के जो निकलते हैं, तो उनकी श्रद्धा मैंने देखी, क्योंकि पिछले 4 साल से हम वहाँ पे भोजन भंडारे की कांवड़ियों के लिए व्यवस्था करते थे। तो एक संकल्प वहीं से आया और ईश्वर का आशीर्वाद था कि पूरे रास्ते किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं, और एक अद्भुत अनुभव हमने महसूस किया है। अच्छा, आप कांवड़ियों के लिए भोजन और दूसरी व्यवस्थाएं करती थी और उसके बाद इस वर्ष आपके पास रिकॉर्ड हो गया कि खुद आप कांवड़ यात्री हो गई जी। तो मैं इसके पीछे क्या अनुभव रहा? मैं धर्म में बहुत विश्वास रखती हूँ, ईश्वर में बहुत विश्वास रखती हूँ, और एक मेरी आस्था ही थी जो उन कांवड़ियों के प्रति थी, जो लगातार पैर में जिनके मैंने छाले देखे जब अमरकंटक हम गाड़ियों से जाते थे, हमारे साइड में रोड में जो कांवड़िए चलते थे, उनकी आस्था मैंने देखी। बढ़ते पानी में, बरसते पानी में, धूप में वो रास्तों को पार करते, तो मन में एक था कि काश मैं ऐसा कर पाती। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, और अचानक से हुआ कि नहीं, इस बार मैं इनके कांवड़ियों के परिवार में शामिल होती हूँ और माता नर्मदा के आशीर्वाद से एक यात्रा, एक संकल्प प्रारंभ करते हैं। तो बस एक अचानक से ही ऐसी प्रेरणा हुई और 7 दिन के अंदर पूरी तैयारियां हो गई और ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो हमारा संकल्प सफल भी हुआ। मतलब जब आप विधायक नहीं थी तब से आपके मन में ये संकल्प जी था? जी, मैं जब जिला पंचायत सदस्य थी तब से वहाँ से अमरकंटक से हमारा आना जाना है। बहुत छोटे थे तभी भी माता नर्मदा के दर्शन के लिए जाते थे, तो कनेक्शन तो शुरू से ही वहाँ था। और चूँकि आस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास मैं करती हूँ, तो ये था कि संकल्प ले रहे हैं हम, लेकिन ईश्वर उसे पूरा करेंगे, इस चीज़ का विश्वास भी था। आप किसकी उपासक हैं? मैं शिव जी की सबसे बड़ी उपासक, तो मैं बोलती शिव जी को ही मैं अपना आराध्य मानती हूँ। उसके अलावा गणेश जी और माँ दुर्गा, जिनको मुझे याद नहीं है शायद कब से, मैं बचपन अगर मैं याद करूँ तब से स्तुति करते आ रही, तो माँ दुर्गा, शिव जी और गणेश जी, तीनों को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। अब तो हो गया, आपको 1.5 साल से ऊपर हो गया बतौर विधायक रहते हुए। अभी हाल ही में आपने उत्कृष्ट विधायक का भी पुरस्कार पाया। थोड़ा अब इसकी भी बात हो जाती है, तो कई बार मैंने देखा है कि आप अपने प्रश्नों से अपनी भी सरकार को असहज कर देती हैं। सवाल पूछने से आप बचती नहीं। ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। किसी प्रश्न को पूछना मैं क्या किसी भी विधायक का ये उद्देश्य नहीं रहता कि सरकार पे सवाल खड़े करें, विशेष रूप से जब भाजपा की सरकार जिन्होंने 1.5 साल में इतने सारे और एक माइलस्टोन सेट किया है, तो विषय वो नहीं रहता है। हाँ, चूंकि जनता ने चुन करके हमें, क्षेत्र की जनता ने चुनकर हमें विधानसभा में भेजा है, और विधानसभा हमारे लिए चाहे एक मंदिर कहें, चाहे एक पाठशाला कहें, काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि क्षेत्र की जो हमारी बातें हैं और जो मुद्दे हैं, उनको ला करके हम एक सार्वजनिक मंच पे रख सकें और जहाँ से हमें समाधान भी मिल सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि
अपने विधानसभा के जो सवाल हैं, और लगता है कि नहीं, ये सवाल एक छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी ज़रूरी है लोगों के सामने लाना, विधानसभा में सामने लाना। तो कोशिश करते हैं कि उस परिपाटी में भी मैं सवाल पूछ सकूं, लेकिन मैं यही कहूँगी सरकार को घेरने के लिए नहीं, मुद्दे उठाने जो ज़रूरी है वही मुद्दों को हम सदन में चर्चा करते हैं। अब मैं इसके पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था विधायक बनने से पहले, तो उस वक्त मैं आपके क्षेत्र गया, पंडरिया गया, लोगों से मिला, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि ये एम्बुलेंस दीदी कहलाती है, और ये भी बात आई कि भाई सबसे अमीर विधायक है, लेकिन जो सबसे दिल को छू लेने वाली बात थी वो एम्बुलेंस दीदी की थी। अभी भी वैसे ही काम कर रही हैं, थोड़ा मतलब रायपुर ज़्यादा रह रही हैं? नहीं, देखिए मेरा, चाहे मैं विधायक अभी बनी हूँ, विधायक नहीं भी थी, जिला पंचायत सदस्य थी, और या उसके पहले भी जब से मैंने राजनीति में आने का, एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व हुई हूँ, तब से मेरा यही था उद्देश्य कि जिस भी आप पद में रहो, सेवा भाव आपकी रहनी चाहिए। और होता क्या है, अगर आप खुद को जनता का सेवक ना मान करके सोचे कि मैं एक विधायक बन चुकी हूँ, मैं एक बड़ी प्रतिनिधि बन चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी दूरी लोगों से हो जाती है। तो मुझे लगता है लोगों से जुड़ाव महसूस करने के लिए उनके बीच में रहना, उनकी समस्याएं सुनना, वो सबसे अच्छा है। और आज मैं यही मान के चलती हूँ कि मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ और लोगों के बीच जाकर के समस्याएं सुनती हूँ, लगता है जितना समाधान कर सकती हूँ कोशिश करती हूँ। लोगों ने इसको भी इस तरीके से बोला कि भाई विधायक है, अब क्या ज़रूरत है उनको कांवड़ यात्रा करने की। तो यही बोलना चाहूँगी, एक विधायक ने कांवड़ यात्रा नहीं की है, एक महिला जिसकी धर्म के प्रति आस्था है और जो लोगों से जुड़ाव महसूस करती है, उसने वो कांवड़ यात्रा की है। उसमें चाहे भक्त ने कांवड़ यात्रा, भक्त ने कांवड़ यात्रा की। हाँ, ये ठीक है भाई, अब विधायक बन गए तो ऐसा थोड़ी कि भगवान से आपका नाता टूट गया, भगवान से तो वैसे ही नाता है आपका। बल्कि ये कोशिश भी थी कि इसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ पाएँ। धर्म में आज हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा हम मानते हैं, निश्चित ही हर धर्म की अपनी आस्था होती है, लेकिन जिस हिंदू धर्म को हम मानते हैं, अगर कुछ जनप्रतिनिधि अगर खुल करके सामने आते तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक माहौल तैयार जो होता है, जो इस बीच कांवड़ यात्रा के 7 दिनों मुझे देखने को मिला है, तो निश्चित ही मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं था। कोई अनुभव मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपका? देखिए सबसे कठिन तो वहाँ के रास्ते तो सही है, सड़क है, जहाँ आप सड़क मार्ग पकड़ते हैं, निश्चित ही सड़क अच्छी है, काम लगातार सरकार के माध्यम से हो भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जो पहाड़ हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ जहाँ पे बाढ़ आती है, नदियाँ, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा कुछ काम कम से कम कांवड़िया वहाँ से सुरक्षित महसूस करके चल पाए। ये काम ज़रूर आने वाले समय में इसकी चर्चा ज़रूर करूँगी। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो भोरम देव जो आए, जिन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की, लगातार उनका दूसरा वर्ष था, तो वो धर्म के प्रति उनकी आस्था है, कांवड़ियों के प्रति उनकी आस्था है। और निश्चित ही इस विषय पे जिस तरीके से अमरकंटक में तैयारी चल रही कि छत्तीसगढ़ से जो कांवड़िए जाते हैं उनकी भोजन की, रहने की व्यवस्था के लिए वहाँ पे एक शेल्टर या एक धर्मशाला जैसा बनाया जा सके, लगभग 5 एकड़ के आसपास की भूमि के लिए वहाँ की सरकार से हमारे सीएम साहब ने बात भी की है, तो उम्मीद है कि उस पर भी आगे पहल ज़रूर होगी। तो मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान इन इश्यूओं पर बहुत अच्छे से है। जब तो आप कांवड़ यात्री भी हो गई ना, तो जब इस पर राजनीति होती है तो उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए मैंने शुरू से कहा है उत्तर प्रदेश से लेकर जी झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह राजनीति हुई है। क्या कहेंगे उन विपक्षी? देखिए धर्म और आस्था पे राजनीति मुझे नहीं लगता उचित है, क्योंकि ये हमारे आस्था का प्रश्न है और राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि धर्म और आस्था को लेकर के किसी की भी श्रद्धा और भक्ति को लेकर के, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, किसी को सवाल उस पर करने चाहिए। जी मैं देखता हूँ कि आपको देख रहा था लगातार, इसके पहले भी आप कांग्रेस पर बहुत बच के बोलती हैं, बोलती ही नहीं बल्कि मुझे नहीं, क्यों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मेरा फोकस ये रहता है तो कि लगातार अब देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ कांवड़ यात्री पर टारगेट किया जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस इतना कह रही हैं। नहीं देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं अभी भी वही बोलूँगी। और रहा सवाल विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगाने का या फिर उनके बारे में चर्चा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम विपक्षी भूमिका में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने जिला पंचायत रहते हुए भी कई पद यात्राएं की हैं। एक सोतियापाट नहर विस्तार को लेकर के काफ़ी लंबी परियोजना 18 के पहले बनी थी, जो कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल ठंडी पड़ गई। तो हमने उस समय पे 7 किलोमीटर पैदल यात्रा मैंने की किसानों के साथ, मैंने ट्रैक्टर रैली उनके माध्यम से निकाला। शराब को लेकर के जितने धरना हुए, क्योंकि महिला मोर्चा में भी हमारा दायित्व था, जितने आंदोलन हुए सब में बढ़ चढ़ के हमने सहभागिता उसमें दिखाई। और अभी भी रहा सवाल, जब हम सदन में रहते हैं तो जिस तरीके से कांग्रेस जब आरोप लगाती है कि आपने ये नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसको जवाब इसलिए देना कि हम धरातल पे हमने काम किया है। तो ऐसा नहीं है। आप लगातार अगर सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो जहाँ पे ज़रूरी है मुद्दे उठाने का, मैंने लगातार प्रयास किया। और मैं राजनीति बहुत साफ सुथरे तरीके से करती हूँ। मैं राजनीति में रहकर भी वैसी राजनीति नहीं सीखना चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पे फ़ायदा है तो हम चुप हो जाते हैं। अगर कांग्रेस ने भी कुछ गलत किया तो निश्चित ही मुखरता के साथ वो विषय रखना हमारी जवाबदारी भी, दायित्व भी, और मैं हमेशा वो चीज़ करूँगी भी। बिल्ली, मैं धर्मांतरण के मुद्दे की बात कर रहा हूँ।
और उस पे जब कहा जाता है, जब कानून अपना काम कर रहा होता है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा पार्लियामेंट के अंदर कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके पहले भी ये बयान दिया जाता है लफंगे हैं ये लोग। जब आप इस तरह के बयान सुनती हैं तो बतौर आप विधायक आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं इस विधानसभा इलेक्शन के पहले की कांग्रेस कार्यकाल की बात करूं, जितना तेजी से धर्मांतरण हुआ है या जिस तरीके से, क्योंकि मैं जिस विधानसभा में आती हूँ राहुल जी, मैं बताऊं आपको, बैगा आदिवासी बहुत तेजी से धर्मांतरण वहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी सारे ऐसे NGOs लगातार बैक फंडिंग कर रहे हैं, तो हम उससे मॉनिटरिंग किए हुए लोग, सिर्फ ज़रूरतें इतनी हैं कि 2 टाइम का भोजन का लालच दे करके, कभी किसी इलाज का लालच दे करके, कभी अच्छी शिक्षा का लालच दे करके, जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जो बहुत ख़राब है। तो लगातार हम ये काम है, तो मेरे क्षेत्र में इनफैक्ट मैंने काफ़ी साइलेंटली मैं उसमें काम भी कर रही हूँ कि किसी को लालच दे करके उसके धर्म को परिवर्तन कराना, वो भी इतने सीधे सादा समाज जो है हमारा, तो मुझे नहीं लगता। और जहाँ तक रहा सवाल कांग्रेस के बयानबाजी का, तो ये आम बात है इनके लिए, वो कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं को उनके कार्यकाल में ए लड़की या ए टूरी या जिस तरीके से लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं कांग्रेस के नेता, मुझे लगता है वो जग जाहिर है, उसमें हम बोले ना बोले, आम जनता जानती है कि उनका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा। एक चीज़ तो समझ में आई, यानी अभी NGOs के माध्यम से आते हैं और आपने कहा कि 2 वक्त की रोटी का भी लालच देते हैं, उनको खाने का लालच देते हैं, अच्छी जिंदगी का लालच देते हैं। लेकिन आप तो सर्वसुलभ विधायक हैं आपकी विधानसभा में, तो आप तक लोग पहुँचाएं। देखिए, ये चीज़ें इतने तेज़ी से इतने नीचे स्तर पे की जा रही है ना कि वो बिल्कुल आपको लगेगा नहीं। कई ऐसे, क्योंकि ऑन कैमरा मुझे नहीं पता ये चीज़ें कैसे क्या बोलनी चाहिए, लेकिन बहुत स्थिति अभी मुझे लग रहा है कि कंट्रोल में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में। और जहां रहा 2 वक्त की रोटी का सवाल, इसका तो मैं यही कहूँगी कि सरकार लगातार ऐसे योजनाएं ला करके लोगों तक पहुंच रही हैं कि उनके बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी हो सके। तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा रोल उनकी लाइफ में ये प्ले कर रहा है, चाहे उसमें महतारी वंदन योजना की बात कर ले, चाहे किसान सम्मान निधि की जो 20वीं जो किस्त जारी हो रही उसकी बात कर ले, धान का, मतलब लगातार सरकार जो योजनाओं के थ्रू तो उन तक पहुँच ही रही है। लेकिन उसके बाद ही मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो लोग, आम जो जनता उनसे जुड़ी है, कहीं ना कहीं सरकार के अलावा हमारी भी जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को, जो लोगों को लालच दे करके डाइवर्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप प्रार्थना सभा में आइए, ये इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, तो हमको भी एक आम लोगों के नाते मुझे लगता है उसको हमको मॉनिटर करने की ज़रूरत है काफ़ी। तो धर्मांतरण को कैसे रोके, आपको क्या लगता है? जब आप अपनी विधानसभा में गई, इस समस्या को देखे, तो एक ठोस उपाय क्या है? कानून तो बने, लेकिन उसके अलावा क्या ठोस उपाय है, क्या आप कहेंगी? देखिए, धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा और बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और मेरा मानना यही है, सरकार लगातार कानून के माध्यम से भी और कई माध्यम से भी अपने काम कर रही है। लेकिन एक आम नागरिक, आम जनता होने के नाते, छत्तीसगढ़ के महतारी के बच्चे होने के नाते भी ये लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन आपके इमोशंस के साथ खेल करके आपको दूसरी ओर डाइवर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक जागरूकता जो होनी चाहिए लोगों में, वो लानी बहुत ज़रूरी है। खास करके जो सुदूर वनांचल जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जिस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार तो निश्चित ही काम करे, लेकिन आम लोगों में भी उसकी अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी देखिए, आप इस तरह के मामले तो आप कह रही हो, तो कह रहे थे कि हम केरल बंद कर देंगे, हम प्रदर्शन कर देंगे, लोकसभा में बात उठी, राज्यसभा में बात उठी, ये भी बातें तो हैं। लोग खड़े हो जाते हैं साथ में कि कैसे उन्हें पता चल जाता है कि तो राजनीति हुई है, क्या हुई? उन्हें अभी मामला दर्ज ही हुआ कि उन्हें पता चल गया कि ये मामला ऐसे है, तो अगर ऐसे खड़े जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम जिस एक विधायक होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, या जो भी राजनीतिक व्यक्ति राजनीति में होने के नाते, हर किसी को ये रहता है कि मैं अपनी साख बचा के चलूं। तो कुछ पार्टियां भी ऐसी हैं जो चाहती कि हमारी साख बचे रहे, और जिनकी साख इन्हीं सब चीज़ों से बची हुई है। तो उन इशू पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, बहुत जल्दी इस पर बहुत अच्छा नियंत्रण होगा, इस बात का हमें विश्वास है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आना चाहिए और कैसे? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है बहुत अच्छे से शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन और उसको इम्प्लीमेंट प्रभावी तरीके से उसका होना ज़रूरी है। PM श्री स्कूल की मैं अगर बात करूं, या फिर जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो वो चीज़ें आगे आने वाले फ्यूचर में वो निश्चित ही फ़ायदा देंगी। केंद्र सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन वो लोगों तक पहुँचे कैसे, और इस पर आप क्या कहेंगी? ऑपरेशन रावण पर उस वक्त भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार थी। जी,
देखिए कांग्रेस क्या होना कार्यकाल में चाहिए इस ऐसे पर? कई सारे मुद्दे थे आप जो बता रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास का जो विषय था, केंद्र सरकार लगातार कोऑर्डिनेट कर रही थी, लेकिन यहाँ की सरकार की ढिलाई के कारण से 18 से 20 लाख आवास जो अब जाके पूरे हैं, पूरे कांग्रेस कार्यकाल में 5 साल में पेंडिंग थे। आप राजीव गांधी मितान क्लब की आप बात कर लें, जो क्या किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, हम सब उस विषय को जानते हैं। बहुत सारे आप जब शराबबंदी को लेकर के इतने आंदोलन हुए, शराब को लेकर के जितने बड़े घोटाले अभी सामने आए हैं, अब पता नहीं इसमें और कितनी सारी चीज़ें आने वाले समय में होंगी। तो पिछले 5 साल में अगर छत्तीसगढ़ को हम देखें, बीजेपी के कार्यकाल के पहले का 5 साल 18 के बाद से 23 तक का, तो बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार की भेंट हमारा छत्तीसगढ़ चढ़ा है। और कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों पे कार्रवाई हो रही है, तो एक अंकुश लगाना भ्रष्टाचार पे बहुत ज़रूरी है, जो लगातार विश्वदेव साय जी की सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई पैसा भेजती है, 1 रुपये भेज रही है, या छत्तीसगढ़ सरकार 1 रुपये भेज रही है, तो वो 1 रुपये उन्हीं छात्रों को मिले ना। बिल्कुल। बीच में बिचौलिए जो आ रहे हैं और छात्रों के पैसे का हक मार रहे हैं। आज जो डायरेक्ट बेनिफिट की हम जो बात करते हैं, मोदी जी जो हर किसी का अकाउंट खुलवाने की जो हम बात करते थे, तो लगता था ये कितना ऐसा कैसे होगा कि सभी लोगों का अकाउंट खुल पाए। आप मानेंगे, आप करीब आज 80 से 90% ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट अगर केंद्र सरकार 1 रुपये भेज रही है तो उनके खाते में 1 रुपये आ रहा है। तो डीबीटी की जो हम बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट की जो हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र की, मोदी जी की दूरदर्शिता थी कि ये समझते थे कि चीज़ें 1 रुपये जा करके नीचे 25 पैसे लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है। तो आज वो 1 रुपये भेजो तो 1 रुपये लोगों के खाते में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शिता है, उसका एक बहुत बड़ा परिणाम हमको भावना देखने जी, को महिलाओं की राजनीति में क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, महिलाओं की राजनीति में उतनी ही भूमिका होनी चाहिए जितना एक पुरुष का होता है, एक राजनीतिक पुरुष का होता है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी राजनीति में अपना एक मुकाम बना चुकी हैं। आप आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, हमारी रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज जी जो विभिन्न पदों पे को जिन्होंने सुशोभित किया है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं का उतना ही योगदान पॉलिटिक्स में है जितना एक पुरुष का होता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं को हम आरक्षण हमको ज़रूर मिल रहा है, कि आरक्षण की जो हम बात करते हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। मुझे लगता है कि महिलाओं को आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन आरक्षण के साथ साथ खुद को भी प्रूफ करने के लिए वो सिर्फ एक महिला खुद कर सकती है। वो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपके लिए प्लेटफॉर्म लगा हो, आप यहाँ पे आकर के ये चीज़ें कर लीजिए। मुझे लगता है कि महिलाओं को खुद भी थोड़ा सा निडर हो करके, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो करके, स्पेशली राजनीति की मैं बात करूँ तो सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो सामने नहीं आती हैं अभी? नहीं, सामने आती हैं, बिल्कुल सामने आती हैं। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब अगर कोई महिला सरपंच है और नाम के लिए अगर आप सिर्फ, क्योंकि आपका सरपंच का चुनाव है, आपको महिला प्रत्याशी खड़े करना है, तो आपने एक डमी महिला प्रत्याशी आपने खड़ी कर दी, पीछे से वो घर के पुरुष काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा इससे प्रयास किया। मेरे विधानसभा में भी जो अध्यक्ष है, नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, आप विश्वास करेंगे सब जगह महिला अध्यक्ष हैं। और मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि उन अध्यक्षों को जो उनकी जवाबदारी है और जो उनका रोल होना चाहिए एक अध्यक्ष रूप में, उसको वो निर्वहन करें, ना कि परिवार वाले करें। एम्बुलेंस और शिक्षा, ये आप अपनी विधानसभा में तो अच्छा काम कर रही हो, इसके पहले भी अगर ये छत्तीसगढ़ के स्तर पर देखा जाए, खासकर स्कूल की अगर बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ, तो उसमें कैसे देखते हैं? कई जगहों पर मैं देखता हूँ प्रधान पाठक शराब के नशे में पहुँच जाते हैं, कई जगह पर शिक्षक ही कम है, कई स्कूलों में देखा खबर चलती हैं, कई पर छतें टपक रही हैं उनकी। तो इन्हें कैसे बेहतर सुविधा दी जाए? जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके समानांतर इनको पढ़ाई मिले, गरीब आदिवासी बच्चों को भी सुविधाएं तो बहुत हैं। सुविधाएं बहुत हैं और लगातार सरकार का इस पे ध्यान भी है। कभी ऐसे विषय आते तो कार्रवाई होती भी, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कार्रवाई करने की नौबत क्यों आती है, ये ज़रूर एक प्रश्न है कि अगर सारी चीज़ें व्यवस्थित हों। और मुझे लगता है, देखिए, अगर किसी भी राज्य की मैं बात करूँ या फिर पैन इंडिया अगर मैं बात करूँ, अगर कोई टीचर है या फिर, मुझे लगता है कि अपना काम ऑनेस्टी के साथ अगर कोई करेगा तो उस पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं या जो अपनी जिम्मेदारी की बात करते हैं, मुझे लगता है वो होनी चाहिए। हर जगह ना आप कैमरा लगा सकते हैं, ना हर जगह आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये खुद से भी लोगों में अंदर से चीज़ें आती हैं कि मुझे ये करना है। तो एक वो चीज़ें तो हैं ही, बाकी सरकार के संज्ञान में आती तो चीज़ें हम लगातार कर भी रहे हैं। तो युक्तिकरण की जो कॉन्सेप्ट जो भी आया, जिस तरीके से हुआ, तो कहीं ना कहीं एक तालमेल बनाने की कोशिश थी कि स्कूल में टीचर्स रहें बच्चों के अनुपात में। राजनीति में आपका आदर्श कौन है? किसे अपना आदर्श मानती है? मैंने हर मंच से कहा है कि सुषमा स्वराज जी, जिनको मैं अपना आदर्श मान के चलती हूँ। जी बिल्कुल। और आज नहीं, मैं जब स्कूल में थी, जब से मैंने उनकी, एक बार मुझे ध्यान है कहीं पेपर में मैंने उनकी फ़ोटो देखी थी, तब मैं
छोटी भी थी, मुझे उतना ध्यान नहीं था कि कौन है क्या है, लेकिन एक आकर्षण अगर किसी व्यक्ति में मैंने देखा है, किसी महिला में, उसके बाद मुझे जानने की इच्छा हुई कि भाई ये कौन है, क्या है, कैसा है, तो धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ना, तो इंटरेस्ट निश्चित ही वहाँ से बहुत आया। और आज भी मेरी आइडियल सुषमा स्वराज जी हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो, एक तो हमारे रमन सिंह जी जिन्होंने 15 साल मुख्यमंत्री रह करके छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे पे स्टैब्लिश किया है। उसी तरीके से एक सादगी भरे मुख्यमंत्री जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, चीज़ों को सुनते हैं। मैंने आदरणीय विश्वजीत साय जी में भी वो चीज़ें देखी, क्योंकि एक एक चीज़ों को हम विधायक किसी बात को लेकर जाते हैं, आप विश्वास करेंगे हमें 10 से 15 मिनट बहुत शांति से वो सुनते हैं। तो एक मुख्यमंत्री जिनके पास इतना सारा काम है, लेकिन हमारे मुद्दों को वो समझते हैं कि नहीं, विधायक कोई विषय रख रहे हैं मतलब इम्पोर्टेंट है, तो उतनी मुझे लगता है उतना पेशेंस, उतनी गंभीरता एक मुख्यमंत्री में होनी चाहिए। तो निश्चित ही हम लोग लकी हैं कि हमें ऐसे सीएम के साथ अभी काम करने का मौका मिल रहा है। आप सुषमा जी को अपना आदर्श मानती हैं जी। तो जो आपने उनकी जो कार्यशैली थी लोकसभा में और जब उन्होंने संसद में रहीं, तो वो कार्यशैली क्या आप अपने ऊपर भी अप्लाई करती हैं? चूंकि विधानसभा में जो आपने कमिटमेंट किया था चुनाव से पहले, जी। अभी बहुत दिन नहीं हुआ कि आप 5 साल पूरा होना रहेगा, 4.5 साल तब पूरा करूंगी, या अभी वो आपने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया आप काम? देखिए, इसमें कमिटमेंट तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कमिटमेंट मैंने चुनाव के पहले किया था या अभी जो मैं करती हूँ उससे मैं पूरा करूँ, क्योंकि मुझे इसी से बहुत डर लगता है कि आपने ये बोला था और आपने नहीं किया, तो इस चीज़ को मैं ना सुनूं अपने लिए, मैं लगातार कोशिश करती हूँ। जैसे पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी पंडरिया की, एक विधानसभा की, वो आपने करके दिखाया। मुझे आप बता रही कि एम्बुलेंस आपने 8 बढ़ा दी है, ये अपने खर्चे से, व्यक्तिगत खर्चे से। आप स्कूलों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सरकार, ये हो सकता है हाइपोथेटिकल प्रश्न हो, सरकार आपको बड़ी जिम्मेदारी दी, उसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हर जिम्मेदारी के लिए, जिम्मेदारी कहीं बड़ी या छोटी नहीं होती, उसे आपको पूरा करने का आपका अपना तरीका है। मुझे जब अभी विधानसभा स्तर पर है, अगर छत्तीसगढ़ स्तर पर कोई जिम्मेदारी दे, देखिए मैंने वही कहा, जो भी जवाबदारी अभी मिली है, बाद में मिलेगी, पहले मिली थी, बहुत ईमानदारी के साथ मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं उससे पूरा कर सकूं, क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि आपको जो काम दिया गया उसको अलग तरीके से और बखूबी आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं लगातार इस चीज़ का प्रयास करती हूँ कि मुझे जिम्मेदारी जो मिली आने वाले समय भी, चाहे आज भी, तो उसे अपनी ईमानदारी के साथ और अपनी संतुष्टि के लिए बहुत अच्छे से उसको मैं पूरा कर पाऊँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद भावना जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो भावना जी कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। और भावना जी का ये भी कहना है कि जब भी राजनीति में वो कहीं इधर उधर फंस जाती हैं, सोचती हैं कि मैं नर्वस हो गई हूँ, तो वो सुषमा स्वराज जी को देखती हैं, वो अपना आदर्श मानती हैं। तो बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।